बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी के राजा विक्रम सिंह का एक गुप्तचर पड़ोसी राज्य में से कुछ गुप्त संदेशा लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए अपने राज्य जा रहा था। वह गुप्तचर जंगल से जा ही रहा था। ठीक उसी समय उसकी नजर एक बहुत पुराने नीम के वृक्ष पर पड़ जाती है और वो उस पेड़ के सामने रुक जाता है। अरे, काफी समय चलते चलते मेरे तो पैर ही ठहर गए। क्यों ना इस घने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह गुप्तचर इतना सोच ही रहा था, तभी एक गिद्ध आसमान से उड़कर उस वृक्ष की डाली पर बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये क्या मुसीबत है। यह गिद्ध मुझे देखकर इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है। मुझे तो यह दृश्य कुछ भयानक सा लग रहा है। गुप्तचर के इतना कहते ही उस गिद्ध ने उसको जवाब देते हुए कहा कि मैं एक गिद्ध हूँ। मैं इसी जंगल में भटकता रहता हूँ। मुझे पता है कि तुम जंगल से गुजरते गुजरते काफी थक चुके हो और इसी कारण तुम इस पेड़ के नीचे आराम करना चाहते हो। परंतु तुम्हें यहाँ पर बैठने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम इस पेड़ के नीचे बैठ पाओगे। उस गिद्ध को इंसानी भाषा में बोलता देख वह गुप्तचर बहुत डर जाता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अरे, तुम तो एक गिद्ध हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो। इस बात से तुझे क्या लेना देना। मेरा एक ही सवाल है। यदि तुम उस सवाल का सही सही जवाब देते हो तो मैं तुझे सोने चांदी से भरा हुआ खजाने का पता बता दूंगा, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें एक पत्थर की मूर्त बना दूंगा। गुप्तचर उस गिद्ध की बात सुनकर बहुत ही डर जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है। मैं भाग क्यों नहीं पा रहा। वह गुप्तचर वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पा सका। अरे ओ डरपोक इंसान, अब तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दे पाओगे। गुप्तचर अपने डर को काबू करते हुए बोला, ठीक है, पूछो क्या सवाल पूछना है। सुनो, सवाल ये है, यदि एक तरफ तुम्हें एक हीरे मोती से भरा जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है, तो तुम मुझे बताओ, इन दोनों में से तुम कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे। अरे गिद्ध, मैं तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक और होशियार गिद्ध समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही बुद्धू निकले। मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछोगे, परंतु तुमने तो मेरे सामने एक आसान सा प्रश्न रखा। तो सुनो, दुनिया का ऐसा कौन सा आदमी है जो हीरों से भरा जंगल लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मैं हीरे मोतियों से भरा जंगल लेना पसंद करूंगा। और क्या तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी ही हूँ। गुप्तचर की इतनी बातें सुनते ही उस गिद्ध की आंखों से एक रोशनी निकलकर उसके शरीर पर गिर जाती है और वो गुप्तचर एक पत्थर में बदल जाता है। ठीक उसी समय नीम के पेड़ पर एक गुप्त द्वार खुल जाता है और गुप्तचर की आत्मा उसके अंदर चली जाती है। क्या हुआ महाराज, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों दिख रही है। अब तुम्हें क्या बताओ महारानी, कल पड़ोसी राज्य से मेरा एक खास गुप्तचर कोई जरूरी संदेशा लेकर मेरे पास आने वाला था और वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा।
तभी राजा का मंत्री हाफता हुआ उसके पास आ जाता है। महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। इस प्रकार उलझन में मत डालो मंत्री जी, सही सही बताओ हुआ क्या है। महाराज, हमारे गुप्तचर गंगाधर को हमारे ही राज्य के कुछ लोगों ने उसी रास्ते से महल की तरफ आते देखा था जिस रास्ते में वही नीम का घना पेड़ पड़ता है। महाराज, मंत्री की ऐसी बातें सुनते ही राजा विक्रम सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी साफ साफ दिखने लगी। मंत्री जी, सभी नगरवासियों तक यह खबर पहुंचा दो कि सभी नगरवासी जल्द से जल्द हमारे राजमहल के सामने इकट्ठा हो जाए। मैं उन सबके सामने एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। जी महाराज, मैं अभी इसी वक्त यह खबर सभी नगरवासियों तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग कान खोल कर सुनो। अभी अभी राजा का यह फरमान आया है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द राजमहल के सामने इकट्ठा हो। राजा आपको कुछ जरूरी संदेशा देना चाहते हैं। राजा का संदेशा सुनकर सभी नगरवासी राजमहल के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तभी राजा विक्रम सिंह नगरवासियों को कहते हैं कि मेरे प्यारे नगरवासियों, आज मैं आपको एक जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और उस बात का तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना होगा। तो बात ऐसी है कि आप में से कोई भी नगरवासी उस रास्ते से कहीं भी आना जाना नहीं करोगे जिस रास्ते में वह नीम का प्राचीन पेड़ लगता है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उस रास्ते से आता या जाता है तो तुम सबका कर्तव्य है कि तुम उसे वहां की असलियत बताए। ठीक है, समझ गए? जी जी महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसी रात राजा विक्रम सिंह बेचैन होकर अपने ही कक्ष में टहल रहे थे। तभी उनकी पुत्री और दामाद जयदेव, जो कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था, वे दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। उस नीम के पेड़ की तरह तरह की अफवाहें राज्य में फैल गई है महाराज, और वो सभी मैंने भी सुन रखी है। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है महाराज? कहते हैं उस नीम के पेड़ पर एक भयानक सा गिद्ध रहता है जो कि लोगों को अजीबोगरीब सवाल करता रहता है और उसका सही जवाब ना देने पर मासूम और गरीब लोगों को पत्थर का बना देता है। महाराज, अगर ऐसी ही बात है तो मैं जरूर उन मासूम और गरीब लोगों को उस भयानक गिद्ध से मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं राजकुमार, नहीं, ऐसी गलती से भी ना करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रखो, मैं भी उस गिद्ध के सवाल को सुनना चाहता हूँ। तभी राजकुमार की पत्नी पद्मावती राजकुमार को कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी राजकुमार। आप मेरे पिताश्री के राज्य के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। ठीक है, ऐसी आपकी आज्ञा। अगले ही दिन दोपहर के समय पर राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी पद्मावती को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो नीम का पेड़ था। कुछ ही समय में वो जंगल के उसी नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ा सा तालाब था। तभी राजकुमार को उस तालाब में कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देता है। राजकुमार और पत्नी पद्मावती गौर से देखते हैं तो क्या उन्हें उस तालाब के ऊपर कुछ पत्थर की मूर्तियां तैरती हुई नजर आती है। वो सारी मूर्तियां हुबहू इंसान जैसी ही थी। मुझे लगता है ये वही निर्दोष मासूम इंसान हैं जिन्हें पत्थर का बना दिया है। राजकुमार अपनी पत्नी से
इतना बोल ही रहा था, तभी राजकुमार के कानों पर उसी गिद्ध के चिल्लाने की आवाजें टकराई। तुरंत ही वह दोनों उस आवाज की तरफ दौड़ने लगे। क्या बात! अब तक तो राजा विक्रम सिंह की प्रजा और कुछ मूर्ख लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन आज तो महाराज के दामाद और उनकी प्रिय कन्या साक्षात यहाँ पर पधारे हैं। क्या बात है, क्या बात है! मैंने सुना है तुम यहाँ से निकलने वाले यात्रियों को एक अजीबोगरीब सवाल पूछते हो और उसका जवाब सही ना देने पर तुम उसे पत्थर की मूर्त बना देते हो। जी राजकुमार जयदेव, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते, सबके सब बुद्धू कहीं के। अच्छा तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसा सवाल है तुम्हारा। पूछो जो सवाल पूछना है। अच्छा, बड़े शूरवीर और निडर हो राजकुमार, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता? मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उस मायावी गिद्ध ने राजकुमार को वही सवाल किया जो वहां से आने जाने वाले यात्रियों से करता था। तो सवाल ये है राजकुमार, एक तरफ तुम्हें हीरे और मोतियों से भरा जंगल दिया जाए और वही दूसरी तरफ तुम्हें एक ऐसा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? सुनते हो राजकुमार, एक गिद्ध तो बहुत ही बेवकूफ गिद्ध है। इसका जवाब तो आप पलके झपकते ही दे देंगे। जाहिर सी बात है, भला कोई भी इंसान अंधेरे से भरा जंगल क्यों लेगा? अगर लेना है तो हीरे मोती से भरा जंगल लेगा ना। नहीं पद्मावती, आप भी औरों की तरह गलती मत करना। जरूर इस सवाल के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य होगा। तो सुनो गिद्ध, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का जवाब सुनकर वह गिद्ध चौंक पड़ा। हाँ, तुम अभी तक के पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का जवाब सही दिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, इस उत्तर के बदले में तुम्हें उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा। ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती युवराज। मैं तुम्हारे बात का मतलब समझा नहीं गिद्ध। मैं भी तुम्हारी तरह जानने के लिए बेचैन हूँ कि आखिर उस अंधेरे से भरे जंगल में है क्या। गिद्ध के इतना कहते ही उस पेड़ पर एक गुप्त द्वार खुल जाता है। राजकुमार जान जाते हैं कि अंधेरे से भरे जंगल में जाने का रास्ता भी यही है। देखते ही देखते राजकुमार और उसकी पत्नी पद्मावती उस गुप्त द्वार के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद राजकुमार और उसकी पत्नी ने अपने आप को एक बहुत ही घने और अंधेरे से भरे जंगल में पाया। उस जंगल के पेड़ किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। वे बहुत ही विशाल और घने थे। एक ऐसा जंगल है राजकुमार, यहाँ तो अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर कभी सूरज नहीं निकलता है? दोनों खड़े होकर सोच विचार कर ही रहे थे, तभी उनके कानों पर किसी इंसान के चिल्लाने की आवाजें टकराई। पद्मावती, लगता है इस जंगल में हमारे अलावा और कोई इंसान मौजूद है जिसकी हमें आवाजें सुनाई दे रही है। हमें तुरंत ही वहां पर जाकर देखना होगा। लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। फिर राजकुमार और उनकी पत्नी उसी तरफ चले जाते हैं जहां से वो आवाजें उनके कानों पर टकरा रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों एक गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। राजकुमार जयदेव और उनकी पत्नी सामने का दृश्य देखकर चौंक से जाते हैं। उनके सामने एक गुफा थी। गुफा के अंदर जाने वाले द्वार पर बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई थी और उन सलाखों के पीछे बहुत सारे लोग कैद थे। उन कैद लोगों में एक वही गुप्तचर था जो राजा विक्रम सिंह तक एक गुप्त संदेशा पहुंचाने वाला था। जैसे ही उस गुप्तचर की नजर युवराज पर पड़ती है, वह बोला, राजकुमार जयदेव, हमारी मदद कीजिए। मैं महाराज का गुप्तचर गंगाधर हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से निकालिए। अरे हाँ, तुम तो गंगाधर हो जिसका महाराज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर तुम्हारी ऐसी हालत और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या बताओ राजकुमार,
उस मायावी गिद्ध ने मुझे एक सवाल पूछा। मैंने जैसे ही उस सवाल का जवाब दिया, मैंने अपने आप को इस गुफा में पाया। और यहाँ इस गुफा में मेरी तरह जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था, वो भी मेरे से पहले यहाँ पर कैद थे। गुप्तचर की बातें सुनते ही राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और तोड़ने के इरादों से उन सलाखों पर चलाई। परंतु राजकुमार को एक बड़ा सा झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिर पड़े। राजकुमार जयदेव, आप ठीक तो है? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तभी अचानक वो गुफा वहां से गायब हो जाती है और साथ ही साथ वे लोग भी और उनकी आवाजें भी। ठीक उसी समय राजकुमार और उनकी पत्नी वहां से गायब हो जाती है। तुरंत ही उन दोनों ने अपने आप को एक सुंदर से झील के किनारे पाया। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वह बूढ़ी औरत उदासी भरे शब्दों में बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को जरूर तोड़ने की कोशिश की होगी। परंतु माँ जी, आपको ये बात कैसे पता चली? उन सलाखों को तोड़ने की जो भी कोशिश करता है वो यही पहुंच जाता है। दादी माँ, आखिर इन सब घटनाओं का रहस्य क्या है? कहते हैं ये अंधेरे से भरा जंगल एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था और इस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत रानी राज करती थी। लेकिन एक दिन इस जंगल में एक तांत्रिक अपने बुरे इरादों से आया। उस तांत्रिक के यहाँ आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें यदि यहाँ से बाहर निकलना है और उन सभी मासूम लोगों को बाहर निकालना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ दादी माँ, वो तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सालों पुरानी गुफा है। कहते हैं उसने अपनी पाप से भरी हुई दुनिया वहीं पर बसाई है। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पापी को जरूर यमलोक पहुँचा दूंगा। बेटा, मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। वो तांत्रिक एक सवाल पूछेगा, लेकिन तुम उसका जवाब मत देना। लेकिन बदले में तुम एक ऐसा सवाल उसे पूछना जिससे वो उस सवाल को हल करने में कुछ देर के लिए उलझ जाए और तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर तलवार चलानी होगी। राजकुमार बिना देर किए अपनी पत्नी पद्मावती को लेकर उस गुफा की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वे दोनों एक सुनसान और अंधेरे से भरी हुई गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। क्या हमें इस सुनसान गुफा में जाना चाहिए? पद्मावती, यदि अगर हमें रहस्यों के पर्दों के गहराई तक पहुंचना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें इस गुफा में जाना ही होगा। क्या हमें उस बूढ़ी औरत के बात पर भरोसा करना चाहिए? युवराग्नि, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर वे दोनों उस गुफा के अंदर चल पड़ते हैं। कुछ देर गुफा में चलने के बाद वह दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठा था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो जिसकी हमें तलाश थी। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे बच्चे, यह तांत्रिक सब जानता है। मेरी नजरों से कोई अपनी पहचान छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हें अभी इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ठीक है राजकुमार, ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें उस गुफा में बंद सभी लोगों को और उस बुढ़िया को भी छुड़ाना है। यदि अगर तुमने मेरे पूछे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं उन सभी लोगों को छोड़ दूंगा। ठीक है तांत्रिक, तो पूछो अपना सवाल। तो फिर बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं?
तांत्रिक का सवाल सुन राजकुमार पूरी तरह से चौंक गया और राजकुमार तांत्रिक की ओर हरी हुई नजरों से देखने लगा। उसी समय तांत्रिक हंसता हुआ खड़ा हो गया। तुरंत ही उसने राजकुमार की पत्नी पद्मावती को गायब कर दिया। मेरी पत्नी कहाँ गई? बताओ तांत्रिक, मेरी पत्नी पद्मावती कहाँ पर चली गई? वही उसी मायावी गुफा में जहाँ बाकी लोग मेरे कैद में हैं। तुम्हारी पत्नी भी उसी गुफा में कैद हो गई। राजकुमार जयदेव, ये तुम्हारा राज्य नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलती है। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। तांत्रिक ने इतना कहा ही था, तभी राजकुमार जयदेव ने अपने आप को एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर पाया, जहां पर वो दुष्ट तांत्रिक मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। राजकुमार जयदेव, तुम्हें क्या लगता है कि तांत्रिक को हराना इतना आसान हो जाएगा? क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे मैंने तुम्हारी पत्नी को गायब कर दिया और कैसे पलक झपकते ही तुम्हें मैं यहाँ इस ऊंची पहाड़ी पर ले आया। पता है मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? ताकि मैं तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारी जान ले सकूं। तभी राजकुमार उस तांत्रिक के ऊपर हंसता हुआ बोला, तुम बाकी लोगों को तो बहुत सवाल करते हो, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गए? राजकुमार के इतना कहते ही वो तांत्रिक चौंक पड़ा। मेरे बस इतना कहते ही तुम चौंक पड़े। तुम अपने आप को एक बहुत बड़े तांत्रिक समझते हो ना? तो बताओ ना, क्या तुम मेरे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते तो इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? बोलो, कुछ तो बोलो। ऐसे मुंह पर ताला लगाकर क्यों बैठे हो? अच्छा, तो ये बात है। इस तांत्रिक को तुम लुल्लू समझते हो क्या? तांत्रिक सब जानता है। पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? तुमने कुछ ही देर पहले तुम्हारी पापी दुनिया यानी कि उस गुफा में पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं। अब मेरा सवाल है, बताओ मेरे सिर पर कितने बाल हैं? तांत्रिक राजकुमार जयदेव के बालों को बहुत गौर से देखने लगा। उस मायावी तांत्रिक के देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सच में ही वो राजकुमार के बालों को गिन रहा हो। तांत्रिक जयदेव के बालों की गिनती कर ही रहा था और बहुत ही जल्दी वो उस काम में सफल भी होने वाला था। तभी अचानक राजकुमार जयदेव ने अपनी तलवार मैन में से बाहर निकाली और उस दुष्ट तांत्रिक पर जोर से वार कर दिया। राजकुमार के वार करते ही उस दुष्ट तांत्रिक के शरीर ने एक कौवे का रूप धारण कर लिया। वह कौवा उड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु तुरंत ही वह मृत होकर वहां पर ही गिर पड़ा। तभी राजकुमार ने देखा कि आसमान में सूरज निकल आया है और उस अंधेरे से भरे जंगल ने एक बहुत ही सुंदर जंगल का रूप ले लिया। अगले ही पल राजकुमार जयदेव ने अपने आप को उसी नीम के पेड़ के नीचे पाया और साथ ही साथ उसकी पत्नी और बाकी सारे लोग भी वहां पर मौजूद थे, जो उस मायावी गुफा के अंदर कैद थे। अब सब के सब आजाद हो चुके थे। कुछ ही देर में वह गिद्ध आसमान से उड़ता हुआ राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वह गिद्ध एक सुंदर सी स्त्री के रूप में बदल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार कि तुमने उस अंधेरे से भरे हुए जंगल को पार करके उस पापी तांत्रिक का सर्वनाश किया। मुझे पक्का यकीन था कि तुम जरूर उस तक पहुंच जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, वो कहाँ पर गया? और दूसरी बात, तुम जवाब देने वाले लोगों को पत्थर बना देती थी, फिर वो सब उस अंधेरे से भरे जंगल में उस मायावी गुफा में कैसे कैद होते थे? यहाँ पर इन लोगों का शरीर पत्थर का बन जाता था और उस अंधेरे जंगल की गुफा में उनकी आत्मा कैद हो जाती थी। तुम्हें जिस सुंदर झील के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली,
वो मेरी माँ थी राजकुमार। राजकुमार उस औरत की बात सुनकर चौंक जाता है। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे अपने सवालों में उलझाकर मुझे एक गिद्ध बना दिया और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। उसी दिन से मैं यहाँ से आते जाते हर यात्री को एक प्रश्न पूछती थी। मैं जानती थी मेरे प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसके दिल में इंसानियत हो, वो पराक्रमी हो, और वो तुम थे राजकुमार जयदेव। इतना कहते ही वह सुंदर औरत वहां से गायब हो गई। उसी दिन से धारा नगरी में सब कुछ मंगल हो गया।